प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आमतौर पर शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक अध्यापन नहीं करते हैं, औपचारिक अध्यापन नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज टीचिंग की बजाय कुछ और आपसे बात की जाए। तो मुझे याद आया, थोड़े दिनों पहले हिंदी के विख्यात प्रकाशक राजकमल प्रकाशन के लिए मैंने एक कहानी पाठ किया था। हिंदी के विख्यात कहानीकार स्वयं प्रकाश जी की कहानी गौरी का गुस्सा का मैंने पाठ किया था। तो आज ये वीडियो आपके लिए लगा रहा हूँ। गौरी का गुस्सा का पाठ सुनिए और आनंद लीजिए। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारा साहित्य है जिसे आपको जानना चाहिए। तो सुनते हैं गौरी का गुस्सा। राजकमल प्रकाशन समूह के इस FB लाइव श्रृंखला में स्वागत है। पिछले 3-4 दिन से आप लोग राजकमल समूह की यह प्रस्तुतियां देख रहे हैं, जिसके अंदर विभिन्न रचनाकार आकर के अपनी रचनाओं का पाठ कर रहे हैं या किन्हीं और रचनाकारों की रचनाओं का पाठ कर रहे हैं। क्या आवाज़ ठीक से आ रही है? कैलाश जी, क्या आपको आवाज़ मेरी ठीक से आ रही है? महिमा आ गई है, विश्वास आ गया है, मेरी माँ देख रही हैं। अभी तो परिवार के लोग ज़्यादा नहीं, लेकिन 21 लोग हैं तो कुछ और लोग भी देख रहे हैं, इसका मतलब। बहरहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि सब ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हिंदी के विख्यात कहानीकार और मेरे प्रिय लेखक स्वयं प्रकाश जी की कहानी गौरी का गुस्सा का पाठ करने जा रहा हूँ। बहुत सुंदर कहानी है, मुझे उम्मीद है आपको आनंद आएगा और मुझे उम्मीद है कि फ्रेम वगैरह ठीक होगा, क्योंकि यदि कोई गलती हो तो आप भी बता दें। मैं आपसे इस बात की इजाज़त चाहता हूँ कि मैं इस कहानी का पाठ एक साथ करूँगा, बीच में आपके कमेंट्स लगभग नहीं पढ़ पाऊँगा। यह है कि कहानी एक रॉ में पढ़ी जाए तो उसका असर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मुझे इजाज़त दें कि मैं कहानी आपके सामने पढ़ना शुरू करूं। तो बिना किसी भूमिका के सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं, उसके बाद स्वयं प्रकाश के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में और बतौर व्यक्ति स्वयं प्रकाश कैसे थे इसके बारे में भी यदि आप मुझसे कुछ बात करना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी गौरी का गुस्सा। यह एक सुहाना दिन था। नंदी पर आरूढ़ शिव पार्वती आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। धराधाम की शोभा निहारते, मगन और मुदित। कहीं बर्फ ढके पहाड़, कहीं नीलम सा समुद्र, कहीं मूंगे से मैदान, कहीं सोने सी फसलें, कहीं चांदी सी धूप, कहीं बागों में बहार तो कहीं कलियों पे निखार। सहसा पार्वती की नजर रतनलाल अशांत पर पड़ी, जो पंचरत्न टाकीज के सामने फत्तू नाई की केबिन पर के बाहर बैठा अपनी फूटी किस्मत को रो रहा था। उसके हाथ में स्थानीय 4 पेजी अखबार फसलांचल टाइम्स था, जिसे वह अब तक 5 बार पढ़ चुका था। पहले उसने समाचार, संपादकीय और विज्ञापन पढ़े, फिर किराए पर देना है, तुम्हारी अदालती सूचना, 100 तालों की एक चाबी वगैरह, और आखिर में उठावना, तुम्हारी पुण्यतिथि पर और श्रद्धांजलि आदि। फिर उसने धराधाम से अभी अभी या थोड़ा पहले कूच कर गए भाग्यशालियों की तस्वीरें ध्यान से देखी और फिल्मी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के चेहरों से उसका मिलान किया। पेन में रिफिल खत्म हो गई थी, वरना वह जरूर 2-4 महिलाओं के चेहरे पर दाढ़ी मूछ बनाकर यह जानने की स्वरूप में कैसी दिखती हैं। पंचरत्न टाकीज में शाहरुख खान की फिल्म लगी थी, लेकिन रतनलाल अशांत पोस्टर देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए भी वह अभी अपनी फूटी किस्मत को रो रहा था। रतनलाल अशांत जन्म से अशांत नहीं था। अशांति का पहला बोध उसे तब हुआ जब उसे अपनी गरीब आर्थिक हैसियत का एहसास हुआ। फिर भी असली अशांत तो वह सरला गर्ग के प्रेम में पड़कर हुआ। फिर इस उपलक्ष्य में जब वह BA फाइनल में फेल हो गया तो काफ़ी मात्रा में अशांत हो गया, और अंततः BA किसी तरह पास कर लेने के बाद जब न सरकारी नौकरी मिली और न B.Ed में एडमिशन, तो वह लगभग स्थायी रूप से अशांत हो गया। पिछले 2 साल से स्थायी अशांति की नियति चल रही थी। इसके लिए सरला गर्ग की 7 पुश्तों से लेकर के नौकरी दे सकने की संभावना वाले विभागों की 8-8 पुश्तों का वह तर्पण कर चुका था, और अंततः उसके भविष्य के सारे संभावित प्रकाश में से प्रे निकल गया था और सिर्फ काश रह गया था। काश वह 10-15 साल पहले पैदा हुआ होता, जब B.Ed किए बिना सरकारी नौकरियां मिल जाया करती थी, मास्टरियां मिल जाया करती थी। काश वह SC/ST होता। काश किसी SC/ST ने उसे गोद ही ले लिया होता। एक बार तो यह संताप इतना बढ़ गया कि वह अपने मोहल्ले की बूढ़ी जमादारिन से ही निवेदन कर बैठा, काकी तू मेरे को गोद ले ले। बोली तो कुछ नहीं, बुरा सा मुंह बनाकर चली गई। शायद वह बात की लक्षणा को नहीं समझ सकी थी। नेतार तो खैर क्या समझती, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वह नेतार भी समझ गई थी। खैर,
अब हालत यह है कि रतनलाल अशांत को परिवार वाले अपने दुश्मन लगते हैं और घर काटने को दौड़ता है। सुबह सुबह तैयार होकर जैसे तैसे चाय की एक प्याली सुड़क कर वह निकल जाता है और फिर जाए तो कहाँ जाए, यही फत्तू नाई की दुकान पर आकर बैठ जाता है। क्या पता किसी दिन कोई फाइनेंसर, डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्टर पंचरत्न टाकीज के सामने से गुजरे, उसकी रतनलाल अशांत पर निगाह पड़ जाए और वह पूछ बैठे, मेरी फिल्म में काम करोगे? क्यों नहीं हो सकता? इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है बॉस, खाली लक चाहिए। काश डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंसर, डायरेक्टर की तो नहीं, पार्वती की नजर जरूर रतनलाल अशांत पर पड़ गई, जो उस सुहाने दिन शिवजी के साथ नंदी पर आरूढ़ धराधाम की शोभा निहारती आकाश मार्ग से विचरण कर रही थी। रतनलाल उन्हें बेचारा बड़ा दुखी लगा। बेचारे को घरवाले तक दुत्कारने लगे हैं, कहाँ जाए। पार्वती से उसका दुख देखा नहीं गया। वे रतनलाल के सामने प्रकट हो गई और बोली, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? रतनलाल ने सोचा, पुराने फैशन की सीधे पल्ले की साड़ी पहने ये कौन बाई है और क्यों रास्ते चलते मुझसे पंगा ले रही है। चाहिए तो थी उसे एक छोटी मोटी नौकरी जैसी भी मिल जाए, लेकिन अभी उसे तत्काल अपने पसंदीदा सीरियल की लाइन याद आ गई, कहने में क्या हर्ज है। और वो तत्काल बोला, क्या चाहूंगा? यही कि मेरा खूब ठाठदार मकान हो, ढेर सारा पैसा और लड़कियां मुझ पर मरे, और क्या। पार्वती काफी आगे निकल गए, नंदी शिव की तरफ लपकी और शिवजी के गले से लिपट कर बोली, प्रभु जल्दी से बोलिए तथास्तु। महादेव झीना सा मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु बोल दिया। पलक झपकते रतनलाल अशांत ने अपने आप को एक अत्यंत ठाठदार फ्लैट के आलीशान बेडरूम के एक आलीशान बेड पर पड़ा पाया। यह फ्लैट एक आलीशान इमारत के 10वें माले पर था और इसकी आंतरिक साज सज्जा उतनी भव्य थी जितनी हिंदी फिल्मों में हीरो या हीरोइन, दोनों में से जो भी अमीर हो, उसके मकान की होती है। यानी फर्श पर कालीन, छत पर झाड़ फानूस आदि आदि। और तो और यहां कुछ आलीशान सुंदरियां भी थी जो बारी बारी से या एक साथ, मतलब जैसे भी रतनलाल अशांत चाहे, उस पर मरने के लिए प्रस्तुत थी। अलमारियां, कबर्ड, अटैचियां, सूटकेस नोटों से भरे हुए थे और पैसे से जो जो सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं उसका वहां अंबार लगा हुआ था। रतनलाल अशांत को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि यह सब वास्तविक भी हो सकता है। यकीन आया तो घर वालों की याद आई और उन्हें ले आने की इच्छा हुई, लेकिन मरने को उत्सुक सुंदरियों के रहते अभी वैसा करना ठीक तो न होता। इसलिए घर वालों को लाने के विचार को उसने टाल दिया और थोड़ी देर खूब मजे मारता रहा। अचानक हवा चलने लगी तो खिड़कियां खुल गई और पर्दे उड़ने लगे। हवा के साथ बड़ी भीषण गंदगी आई, गंदी सी बदबू आई और कुछ ही देर में पूरा कमरा भीषण बदबू से भर गया। कुछ देर तो रतनलाल अशांत सहन करता रहा, पर कब तक सहन करता। मितली सी आने लगी थी। बदबू इतनी भीषण थी कि बावजूद डिओड्रेंट, परफ्यूम्स, रूम फ्रेशनर्स के रतनलाल को उबकाई सी छूटने लगी और बाथरूम में जाकर उल्टी करनी पड़ी। रतनलाल ने बालकनी की तरफ का दरवाजा खोलकर देखने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है। नीचे झोपड़पट्टी थी, एक दूसरे में फंसी फंसी आड़ी टेढ़ी काली कलूटी सैकड़ों झोपड़ियां, काई, कीचड़ और गंदगी में सनी हुई। झोपड़पट्टी के पीछे कुछ जंगली झाड़ियां और उसके पीछे नदी, जहां लोग लुगाई एक लाइन से बैठकर टट्टी कर रहे थे। नदी का पानी काली कीचड़ जैसा था और उसमें सैकड़ों बल्कि हजारों मरी हुई मछलियां सड़ रही थी। हवा के हर झोंके से वह आगे पीछे होती और बदबू की लहर उठती। पता नहीं वहां कैसे लोग रहते थे। दूसरी तरफ की बालकनी से झांका तो देखा इमारत के ठीक सामने कत्ल खाना है और चमड़े का कारखाना है। कत्ल खाने में बछड़े काटे जा रहे हैं, मरे जानवरों की खाल उतारी हुई लोथें पड़ी हैं। एक तरफ हड्डियों का पहाड़ रखा है, चारों तरफ खालें सूख रही हैं, दूसरी तरफ कुंडों में नमक के पानी में कच्ची खालें पड़ी हुई हैं जिन्हें मजदूर लोग पांवों से खूंद रहे हैं और खाल पर चिपड़े मांस के लोथड़े निकाल निकाल कर फेंक रहे हैं, जिन पर चील, कौवे, गिद्ध और कुत्ते एक साथ झपटे पड़ रहे हैं। रतनलाल भागकर आया और मरती सुंदरियों को अकेले मरने के लिए छोड़ उल्टियां करता और अपनी उल्टी में रपटता लिसड़ता भागकर सीधा पूजा घर में जाकर बंद हो गया। उसने आंख बंद करके हाथ जोड़कर फत्तू की दुकान पर मिली वो सीधे पल्ले वाली बाई का ध्यान लगाया और रोते हुए मानो गिड़गिड़ाया, दिया था तो कम से कम मोहल्ला तो अच्छा देती, यहां तो मैं ढंग से सांस भी नहीं ले सकता। ऐसा भीषण मजाक काय को किया तू मेरे साथ, बोल।
पलक झपकते रतनलाल अशांत ने खुद को एक दूसरे शानदार मकान के शानदार ड्राइंग रूम में एक शानदार सोफे पर बैठा हुआ पाया। अटैचियों में ठुसे कड़क नोट और मरने वाली सुंदरियां यहां भी थी। हालांकि अलमारियों के नोट बैंकों की पासबुकों और लॉकरों की चाबियों में बदल गए थे और सुंदरियां भी थोड़ा तमीज से मर रही थी। यहां शानदार मकान एक शानदार कॉलोनी में था, जिसमें मकान, गाड़ियां, सड़कें, पेड़, सब कुछ विलायत जैसा था, सिवा नाम के जो संस्कृत में था, विलास कुंज। यहां के लोग एकदम अप टू डेट थे और बच्चे तो ऐसे गुलाबी और गब्दुल्ले की पूछो मत, एकदम विलायती जैसे, सिर्फ उनके नाम संस्कृत से लेकर रखे हुए थे। कुछ रोज रतनलाल अशांत ने यहां खूब मजे किए, जी भरकर खाया पिया, विलायती शराबें पी, विलायती पिक्चरें देखी, विलायती चॉकलेटें चबाई और सुंदरियों को टर्न बाय टर्न अपने पर मरने का मौका दिया। फिर घर में पड़े पड़े जी उबने लगा तो तय किया कि आज अपनी विलायती गाड़ी लेकर थोड़ा बाहर निकला जाए। एक सुंदरी को भी साथ ले लिया। विलासकुंज से बाहर निकलते ही रतनलाल अशांत ने पाया कि शहर की सारी दुकानें बंद हैं और सारी सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं। कुछ ही आगे विभत्स दृश्य दिखने शुरू हो गए। आजू बाजू की इमारतें, दुकानें, गोदाम सब जले हुए थे। कहीं कहीं से अब भी धुआं उठ रहा था। सड़कों पर जले हुए टायर, लुढ़की हुई जीपें, उल्टे हुए हाथ थैले और जाने क्या क्या काट कबार पड़ा था। एक जगह अनाज का एक लूटा हुआ गोदाम आया। लगता था लूटने के बाद वहां आग भी लगा दी गई थी। कुछ ही दूर चले होंगे कि देखा एक फटेहाल आदमी जान बचाकर भागा जा रहा है। तभी गली में से एक भीड़ निकली और उस आदमी का पीछा करने लगी। आदमी बचते बचते भी भीड़ के हत्थे चढ़ गया। भीड़ ने लाठियों, चेन, सरिये, हॉकी स्टिक आदि आदि से उस आदमी की धुनाई शुरू कर दी। किसी तरह वह फिर उठकर लड़खड़ाता हुआ भागा तो एक आदमी ने उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया। उसी समय पुलिस की जीप का सायरन सुनाई दिया। भीड़ भाग गई। घायल आदमी सड़क पर पड़ा रह गया। पुलिस ने उसे कूड़े के ढेर की तरह उठाकर अपनी गाड़ी में पटका और चलते चलते रतनलाल अशांत की गाड़ी को रोककर पूछा, इधर कहां जा रहे हो? पास कहां है? काहे का पास? कर्फ्यू का। और काहे का कर्फ्यू? बाहर से आए हो क्या? पता नहीं है शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है? टीवी नहीं देखते? अरे कभी कभी दूरदर्शन भी देख लिया करो। कहां से आ रहे हो? विलास कुंज से। विलास कुंज का नाम सुनकर पुलिस वाले की जबान कुछ नरम पड़ी। आगे मत जाइए, घर लौट जाइए, वारदातें हो रही हैं, खतरा है। रतनलाल ने पुलिस वाले की बात मानकर गाड़ी घुमा ली, पर पूछे बगैर रहा नहीं गया कि माजरा क्या है, क्यों लगा है कर्फ्यू? पुलिस वाले ने कहा, आपको कुछ नहीं पता, शहर में भयानक दंगा हो गया है। 15पंथी और 16पंथी एक दूसरे के घर, मकान, दुकान सब जला रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं और एक दूसरे को लूट रहे हैं, जबकि दोनों 14पंथियों की औलाद हैं। रतनलाल अशांत की गाड़ी वापस विलासकुंज लौट आई। विलासकुंज में भी सन्नाटा था। सारे घर भीतर से बंद। बात करने के लिए मरणोत्सुक सुंदरियों के सिवा कोई नहीं, और उन्हें भी कुछ नहीं पता कि दुनिया में हो क्या रहा है। मरने से फुर्सत मिले तब ना। रतनलाल दुनिया की खोज खबर लेने के लिए टीवी चलाता तो उस पर ऐसे भयानक भयानक दृश्य दिखाई देते कि घबरा कर टीवी बंद कर देता। करते करते 1 महीना हो गया। रतनलाल बुरी तरह ऊब गया। उसका हाजमा खराब रहने लगा। न कुछ खाने की इच्छा होती न पीने की। सुंदरियां भी बोर करने लगी थी। तंग आकर एक दिन वह इस नए मकान के पूजा घर में बंद हो गया और आंखें मूंदकर दोनों हाथ जोड़कर फत्तू की दुकान पर मिली बाई का ध्यान किया। बाई दिखाई दी तो दुखी स्वर में बोला, माताराम मैं तो घबरा गया हूं। अरे इतना अच्छा मोहल्ला दिया था तो शहर भी तो कोई अच्छा देना था ना। माताराम तूने तो मेरे को जेल में डाल दिया, काय को करती तू ऐसा? इस बार रतनलाल अशांत ने अपने आप को एक शानदार महानगर के शानदार मोहल्ले के शानदार मकान की शानदार स्टडी में पाया। यहां सब कुछ शानदार था। इमारत, सड़कें, गलियां, गाड़ियां, स्कूल, अस्पताल, सिनेमाघर, तड़नताल, यहां तक कि धरती, आसमान, पंछी और मौसम तक हर चीज आलीशान ही आलीशान। सारा काम यंत्र करते, रुपयों के स्थान पर क्रेडिट कार्ड चलते, सारा व्यापार टेलीफोन पर हो जाता, सारी खरीदारी इंटरनेट पर, हर चीज घर बैठे हाजिर, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। घूमने का मन हो तो इंटरनेट पर ही घूम लो। किसी चीज की हाय हाय, दांता किलकिल, कुत्ता फिजीती नहीं। आहा, जीवन हो तो ऐसा हो।
2-3 महीने रतनलाल अशांत ने वहां खूब मजे किए, खूब चैनल सर्फिंग की, साइबर दोस्तियां की, सारी दुनिया की सैर की, समुद्र तल से ध्रुवों तक के पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों के जीवन का नजारा किया और तरह तरह से सुंदरियों को टर्न बाय टर्न अपने पर मरने का मौका दिया। रतनलाल अशांत की मौज मस्ती चलती रही, लेकिन तभी सरकार बदल गई। नई सरकार ने पहला काम यह किया कि इंटरनेट के सारे कनेक्शन काट दिए और सारे बड़े बैंक खाते सीज कर दिए। नई सरकार ने फरमान जारी किया कि सभी पुरुषों को दाढ़ी रखनी पड़ेगी, सारे वाहन हरे रंग में होने चाहिए, सारे बाजार रात 8 बजे बंद हो जाएंगे, सारी महिलाएं घर के भीतर रहेंगी और सारी सिगरेट शराब की दुकानें बंद। चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे और व्यभिचार में लिप्त स्त्रियों को सरेआम संसार किया जाएगा। अब सरकारी कानून तो महानगर को भी मानना पड़ता है, लिहाजा सारे पुरुषों ने दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी। सारी कारें, बसें, स्कूटर, साइकिलें, तांगे, हथेले हरे रंग में लगे जाने लगे, यहां तक कि बच्चों की ट्राइसाइकिल भी। और सारी औरतें घरों में दुबक गई। पहले ही हफ्ते 127 चोरों के हाथ काट दिए गए और 555 व्यक्ति सिगरेट शराब की चोरबाजारी में धर लिए गए। रतनलाल ने भी दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी। सुंदरियों को दिन भर पूजा घर में बंद करके रखना पड़ता था। बगैर इंटरनेट करें तो क्या करें, बैंक खाता भी सीज हो गया था। लेकिन अगले महीने फिर सरकार बदल गई। इस सरकार ने पिछली सरकार की सारी व्यवस्थाएं उलट दी। इसका कहना था कि जिसकी मर्जी आए दाढ़ी रखे, जिसकी मर्जी आए सफा चट रहे, स्त्रियां मर्जी आए जो करें, वाहनों के एक जैसे रंगों का क्या मतलब, आने वाली के आदमी क्या खाए क्या पिए। चोरी जैसे छोटे से अपराध के लिए हाथ काटना तो अमानवीय है। जब तुम किसी के हाथ लगा या उगा नहीं सकते तो उन्हें काटने का तुम्हें यानी हमें मतलब सरकार को क्या हक है। लो साहब, फिर से गाड़ियां रंगी जा रही हैं, शराब पी जा रही है, चोरियां की जा रही हैं, सुंदरियों को किलकारियां मारने के लिए छोड़ दिया गया है और दाढ़ियां घुटवाई जा रही हैं। जिन चोरों के हाथ काटे गए थे उन्हें नए हाथ लगवाने के लिए सरकारी खर्च पर विदेश भेजा जा रहा था। लेकिन यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चली। 19वें दिन इस सरकार का तख्ता पलट गया। अब जो नई सरकार आई उसने आने के साथ ही घोषणा की कि सब पुरुषों को शिखा रखनी होगी, सभी वाहनों का रंग भगवा होगा, सारी महिलाएं संतोषी माता का व्रत रखेंगी और नित्य पुरुषों के जूते और चरण धोकर पिया करेंगी। सभी सौभाग्यवतियों के लिए अपने पति के साथ सती होना अनिवार्य होगा और चोर अपने चौर्य कर्म के लाभ का एक निश्चित प्रतिशत शासकीय कोष में जमा करवाएंगे। व्यभिचार की सार्वजनिक भर्त्सना की जाएगी, लेकिन यदि दुर्भाग्य से किसी व्यभिचारी की मृत्यु हो गई तो उन सभी स्त्रियों के लिए उसके साथ ससम्मान सती होना अनिवार्य होगा जो उसके साथ व्यभिचार में शामिल थी। अर्थात हवाई जहाज, रेल, ट्रक, कार, स्कूटर, साइकिल, तांगे, ठेले, बच्चों की ट्राइसाइकिल, सब कुछ अब भगवा रंगा जा रहा है। रतनलाल अशांत शिखा उगाने में जी जान से जुटे हुए हैं। सुंदरियां साध्वी वेश धारण करके विलाप किए जा रही हैं, उनका विलाप रुकने में ही नहीं आ रहा है और चोरों के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट बन गए हैं। फिर वही हुआ कि बार बार के इस तख्ता पलट से जनता तंग आ गई। गांवों, जंगलों, पहाड़ियों, घाटियों के लोग गोलबंद हो गए। उन्होंने बार बार बदलते कानूनों को चिंदी चिंदी करके हवा में उड़ा दिया और चारों तरफ से महानगर को घेर लिया। सारे महानगरों को, राजधानियों को, व्यापार, उद्योग, वाणिज्य केंद्रों को घेर लिया गया। उन्होंने शहर को अनाज, सब्जी, दूध, चारा, लकड़ी, ईंधन की सारी सप्लाई रोक दी, बिजली की लाइनें काट दी और नदियों, बांधों, नहरों, जलाशयों से आते पानी की पाइपलाइनें तोड़ फोड़ दी। वे कह रहे थे कि जंगल जोत जमीन हमारा है, तुम लोग होते कौन हो हमारी मेहनत पर मजे मारने वाले। अब हमारे इलाके में हम सरकार, तुम्हारी तुम जानो। फलस्वरूप त्राही त्राही मच गई, न बिजली न पानी, अंधेरा ही अंधेरा। सेना आ गई पर वह भी दो फांक हो गई। शहर की सारी बाइयां, दाइयां, दर्जी, धोबी, नाई, दूधिये, मालिशिये, कसाई, हलवाई, झल्ली वाले, रेहड़ी वाले, हम्माल, कारीगर सब गांव भाग गए। क्रेडिट कार्ड से दूध नहीं निकलता, गैस भी नहीं, उसे निचोड़ो तो एक बूंद पेट्रोल ना निकले और चबाओ तो एक गेहूं के जितना भी स्वाद ना आए। शहर भिन भिन करने लगा, सुंदरियां सूखने लगी। रतनलाल ने सहा तब तक सहा, अंत में पूजा घर में घुस गया और आंखें बंद करके बाई का ध्यान करने लगा।
बाई बड़ी देर बाद और बड़ी मुश्किल से दिखाई दी। बाई को देखते ही रतनलाल फफक फफक कर रोने लगा और बोला, मातेश्वरी यह क्या खेल है तुम्हारा? इससे तो मैं फत्तू की दुकान पर ही ठीक था, कम से कम रोज नहा तो लेता था। 5 रोज से नहाया नहीं हूं, लेटरिन तक में पानी नहीं है, चाय के लिए तरस गया। माते, घर दिया, मोहल्ला दिया, शहर भी दिया, तो क्या ढंग का देश नहीं दे सकती थी? काय को दर्प टेम असाइज फालतू मजाक करती तुम मेरे साथ? बोलो, मज्जा आता क्या? इस बार रतनलाल अशांत की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक शानदार देश के शानदार शहर के शानदार मोहल्ले के शानदार मकान के शानदार बगीचे में पाया। बात को खामखा क्यों लंबा किया जाए? रतनलाल अशांत वहां भी अशांत ही रहा। वहां सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं था। भोजन था लेकिन भूख नहीं थी, प्यास थी और पेय पदार्थ थे लेकिन तृप्ति नहीं थी, नींद थी, सपने नहीं थे, भोग था लेकिन तुष्टि नहीं थी, बच्चे थे लेकिन बचपन नहीं था, यौवन था लेकिन अल्हड़पन नहीं था, सूचनाएं ज्यादा थी, बोध गायब था, समुदाय थे लेकिन सामाजिकता नदारद थी, संगीत था लेकिन सुरीलापन नहीं था, चित्र थे लेकिन सुंदरता गायब थी, फूल ढेरों थे, खुशबू जरा सी भी नहीं, पंछी थे, चहचहाट का पता नहीं था, हताशा थी, सांत्वना नहीं थी, दर्दनाशक बहुत थे, हमदर्द एक भी नहीं था, संपर्क था लेकिन संवाद नहीं था, मनुष्य थे लेकिन मनुष्यता ढूंढनी पड़ती थी, बस्तियां थी लेकिन बसावट नहीं थी, लोग थे, लगावट नहीं थी। इस बार रतनलाल अशांत जो पूजा घर में घुसा तो 7 रोज तक बाहर नहीं निकला। 7 साल, पूरे 7 साल उसने इस हृदयहीन परिवेश में किस तरह निकाले उसका दिल जानता था। इधर सुंदरिया रो रो कर हलकान हो रही थी और उधर रतनलाल आंखें बैठा है और बाइया की दर्शन ही नहीं दे रही है। सुंदरियां पूजा घर का दरवाजा पीटे जा रही हैं, पीछे जा रही हैं और रतनलाल समाधि से उठने को तैयार ही नहीं। होते होते यह हुआ कि रतनलाल को सुंदरियों पर और अपने आप पर ही नहीं, बाई पर भी गुस्सा आने लगा। रोध होकर सुंदरियां चुप हो गई, बल्कि डर गई। उन्होंने मानसिक शांति की 2 गोलियां गटकी, वेलफेयर सर्विस को फोन करके रतनलाल की आशंकित मृत्यु की सूचना दी और तैयार होकर अपने अपने दोस्तों के साथ बाहर चली गई। 8वें रोज बाई ने दर्शन दिए। बाई यानी कौन? मतलब भाई अपनी पार्वती। रतनलाल चिढ़कर बोला, अम्मा क्यों मुझे हलकान करती हो? मेरी परीक्षा ले रही हो क्या? तुम्हारे में झांसे में आकर मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों, क्या हुआ? पार्वती ने पूछा। जो तुमने मांगा वही तो दिया। चूंकि यह बात सच थी इसलिए रतनलाल और चिढ़ गया। चिढ़कर बोला, तुम मेरे को इतना अच्छा घर दिए, अच्छा मोहल्ला दिए, अच्छा शहर दिए, अच्छा देश भी दिए, तो अच्छी दुनिया देने में मौत आती थी क्या? हर टाइम बोलना पड़ेगा क्या? हर चीज बोल के बतानी पड़ेगी? पार्वती को बुरा लगा। ऐसे कह रहा है जैसे दुनिया हमने ऐसी खराब बनाई हो। संयत स्वर में बोली, दुनिया में क्या खराबी है? क्या खराबी नहीं है? रतनलाल बहस करने लगा। ठीक है, कुछ खराबी है तो ठीक कर लो, बदल दो दुनिया को। इतने सारे काम हमने तुम्हारे किए, क्या ये एक काम तुम अपने आप नहीं कर सकते? पार्वती ने पूछा। पार्वती की इस बात का रतनलाल ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। लापरवाही से बोला, अम्मा तू तो ऐसे बोलती जैसे दुनिया को बदलने का मैंने ठेका ले रखा हो। इस बार पार्वती को सचमुच बुरा लगा, सचमुच ही बहुत बुरा लगा। यह मूर्ख सोचता है कि दुनिया ठेके पर बदली जाती है, ठेकेदार दुनिया बदलते हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि यह नालायक दुनिया बदलने की कोशिश करने वालों को ही ठेकेदार कह रहा है। वे तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गई, तमतमाती हुई शिवजी के पास पहुंची और बोली, प्राणनाथ, उसे जो कुछ दिया है तुरंत वापस ले लीजिए। क्यों, क्या हुआ? वो नालायक है, आपकी दया का पात्र नहीं है, एकदम नालायक, नालायक कहीं का। महादेव जानते थे, सब जानते थे। पार्वती की आदत भी उन्हें पता थी। पहले दयाद्र होकर किसी को कुछ भी दे देंगी, बाद में पश्चाताप करेंगी, दिलवा देंगी। किसी को कुछ भी दिलवा देंगी, बाद में पश्चाताप करेंगी। लेकिन इस बार नया यह था कि पार्वती क्रोध में थी। पार्वती का क्रोध उन्होंने पहली बार देखा था।
तुम्हें पार्वती और भी सुंदर लग रही थी। महादेव के जी में आया, इसी समय पुकार कर गणेश कार्तिकेय को, जरा देखो अपनी मां को। महादेव थे, मुस्कुराकर रह गए और तथास्तु कह दिया। रतनलाल अशांत वापस फत्तू नाई के खोखे पर पहुंच गए। जैसे कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, पुनर्मूषक को भाव, यानी कि फिर चूहा बन जा और चूहा दौड़ में घुस जा। कहानी खत्म, लेकिन इस श्लोक में, उस श्लोक में नहीं, थोड़ी सी बाकी है। जैसी कि देवताओं की आदत थी, वे एक दूसरे की निजी बातों की पूरी खोज खबर रखते थे। उन्होंने भी पार्वती का गुस्सा पहली बार देखा था, उन्हें अच्छा लगा, और वो मुद्दा भी जिस पर पार्वती को गुस्सा आया, खासकर वो मुद्दा जिस पर पार्वती को गुस्सा आया। उन्होंने आपस में सिर जोड़े, सलाह मशवरा किया, और फिर जैसी कि उनकी आदत है पुष्प वर्षा की। तो भैया, जैसी रतनलाल अशांत के साथ बीती, वैसी किसी के साथ न बीते। और बोलो मेरे साथ मिलकर, गौरी मैया की जय, बप्पा की जय। शुक्रिया। तो यह थी कहानी गौरी का गुस्सा। और अब इसके बाद मैं आप लोगों के सवाल सुनने के लिए तैयार हूँ। ये तो तारीफ़ की टिप्पणियाँ हैं, स्मिता जी, कैलाश जी, गणपत। हाँ गणपत, बहुत दिनों बाद वाकई हम एक दूसरे से बात, बल्कि तुम मुझे सुन रहे हो, मैं तुम्हें नहीं सुन पा रहा हूँ। निशा जी देख रही हैं। ओके, ये तो शुक्रिया सुमेर। ये आप सभी लोगों को कहानी अच्छी लगी। उम्मीद है मैं इस कहानी को ठीक से प्रस्तुत कर पाया होऊंगा। खास बात यह है कि मैंने कई साल पहले चित्तौड़ में ये कहानी स्वयं प्रकाश जी के मुंह से सुनी थी, और उनके जैसा पाठ तो शायद मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है मैं कहानी जितनी धारदार और व्यंग्यदार है उसके साथ न्याय कर पाया होऊंगा। यदि आप लोग कोई और सवाल करना चाहें तो मैं प्रस्तुत हूँ, अन्यथा मैं आप लोगों से यह अपील करता हूँ, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप, थैंक यू पद्मजा, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप स्वयं प्रकाश जी की और कहानियाँ ढूंढ ढूंढ कर पढ़ें, उनके उपन्यास पढ़ें। उनका एक उपन्यास राजकमल प्रकाशन से ही आया है, बीच में विनय, आएंगे अच्छे दिन भी नाम से उनका एक कहानी संग्रह भी राजकमल से आया था, और अभी प्रतिनिधि कहानियाँ भी संभवतः प्रकाशित हो गई है। तो आप स्वयं प्रकाश की कहानियाँ ढूंढ कर पढ़ें। उनकी कहानियाँ वाचिक परंपरा की कहानियाँ, इसीलिए आज मैंने सुनाने के लिए ये कहानी चुनी थी। उनकी कहानियाँ और उपन्यास यदि आप पढ़ेंगे तो आपको हिंदी की ताकत का अंदाज़ा होगा। पिछले साल वे हमें छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी कहानियों के माध्यम से वे हमेशा हमारे बीच में जीवित रहेंगे। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा साहित्य पढ़ें। अच्छा साहित्य कभी किसी को अकेला नहीं होने देता। अच्छा साहित्य हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। और फिलहाल यदि आप लोग अनुमति दें तो मैं इस FB लाइव को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।